जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थान है, बड़े प्लान्ड वे में वहां की डेमोग्राफी बदली जा रही है। जैसे हरिद्वार, इस समय रेशियो लगभग 30-70 का हो चुका है। ऋषिकेश 80-20 का रेशियो हो चुका है, जबकि 100% वहां हिंदू रहते थे। जो हमारी सप्तपुरियां हैं, उज्जैन, जगन्नाथ जी, द्वारका, बड़े प्लान्ट में वहां की डेमोग्राफी बदली जा रही है। घुसपैठियों को भी बसाया जा रहा है और जो वहां के गरीब लोग हैं उनको कन्वर्ट भी किया जा रहा है। ये चल रहा है। तो जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, बड़े प्लान्ट में वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। जो हमारे शक्तिपीठ हैं, बड़े प्लान्ट में डेमोग्राफी बदल रही है। जो हमारे धार्मिक स्थान है, पौराणिक स्थान है, वहां की बड़े प्लान्ट में डेमोग्राफी बदल रही है। और इस डेमोग्राफी में बदलने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कन्वर्जन। प्रतिदिन गुरुदेव 1500 परिवारों को कन्वर्ट किया जा रहा है। 1500 परिवार पूरे भारत में। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कम हो रहे हैं। प्रतिदिन 10,000 का मतलब लगभग साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। और केवल कम नहीं हो रहे, बल्कि हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अल्टीमेटली जितने आतंकवादी हैं कौन है? याकूब मेनन कौन था? एक्स हिंदू। बुरहान वानी कौन था? एक्स हिंदू। कश्मीर में जिन लोगों ने नरसंहार किया वो कौन है? एक्स हिंदू। जो आए दिन इधर उधर बम फोड़ते रहते हैं वो कौन है? एक्स हिंदू। आए दिन जो पत्थरबाजी करते रहते हैं कौन है? एक्स हिंदू। सब 200 साल 300 साल पहले कन्वर्ट हुए। अभी नासिक में एक बहुत बड़ा कन्वर्जन का रैकेट आया, टीसीएस में, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में। जिन लोगों ने कन्वर्जन किया वो कौन थे? एक्स हिंदू। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अपने पूर्वजों के सिस्टम को लागू नहीं किया। धर्मांतरण सबसे बड़ा खतरा है। और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, आपको दिख रहा होगा, 1967 में बना था अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, दिख रहा होगा। आप मुझे बताइए ये कन्वर्जन लॉफुल है कि अनलॉफुल है? जोर से बताइए जरा। ये जंजी नहीं बोल रहा है। कन्वर्जन लॉफुल है कि अनलॉफुल है? अनलॉफुल। और अनलॉफुल एक्टिविटी निपटने के लिए हमारे पास कानून है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल है, इसलिए पुलिस उसको लगाती नहीं। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हमने इसमें लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम है? ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों के पास कानून है। महाराष्ट्र के पास मको का, गुजरात के पास गुजको का, यूपी के पास गंगे से, सबके पास अपना अपना कानून है। हमने कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है। आतंकवाद से निपटने के लिए सेक्शन 113 है, एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमने धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। धर्मांतरण के लिए संसद में कोई कानून नहीं बनाया। धर्मांतरण कराने वालों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप करने की कोई व्यवस्था नहीं किया। धर्मांतरण के मामले में हमने कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया। जब सजाई नहीं होगी तो धर्मांतरण रुकेगा कैसे? अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है तो धर्मांतरण की जांच 2 महीने में हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर पेपर लीक के लिए स्पेशल कोर्ट बन सकती है तो धर्मांतरण के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बन सकती कि नहीं बन सकती? अगर पेपर लीक के ट्रायल 3 महीने में हो सकता है तो धर्मांतरण का ट्रायल 3 महीने में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। दुर्भाग्य देखिए, 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब शांत हैं। 5000 सांसद विधायक हैं, सब शांत हैं। सुबह से लेकर शाम तक वही गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, ये वाद, फलानेवाद, ढेकानेवाद, इसी की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कभी धर्मांतरण को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे। मैं कहता हूं 40 लाख धर्मांतरण हो रहा है। हर हफ्ते एक धर्मांतरण कराने वालों को फांसी पे टांगिए। साल भर में 52 हफ्ते होते हैं। 52 आपको फांसी नहीं देनी पड़ेगी, मुश्किल से 50 फांसी देते देते भारत में धर्मांतरण पूरा रुक जाएगा, ये गारंटी लेता हूं। सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, भय बिन होए न प्रीत। याद रखिए, मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड। जब तक इन सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे समस्याएं ठीक नहीं होगी। समस्याएं कोई भी लाइलाज नहीं होती, कोई भी विश्वव्यापी नहीं होती, हर समस्या ठीक हो सकती है। अच्छा, सोना महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माताएं बताएं, माताएं, सोना महंगा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और इधर हमारे भाई बताएं, जमीन महंगी हो रही कि नहीं हो रही है? सोना भी महंगा हो रहा है, जमीन भी महंगी हो रही है। क्यों? क्योंकि सारा काला धन सोने और जमीन में ही जा रहा है। और हमारे देश में गुरुदेव कानून कैसे बनाते हैं
और कैसे बेवकूफ बनाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में एक कानून बनाया, व्यवस्था दिया कि किसानों की आय इनकम टैक्स से फ्री होगी। क्यों बनाया, इसके पीछे उनका मंतव्य है। वो काला धन खपाएंगे कहां? बेनामी संपत्ति जो इकट्ठा किया हुआ है, पूरा तहखाना भरा, उसको खपाएंगे कहां? तो उन्होंने कानून बनाया, जैसे अंग्रेज बनाते थे ना लूटने बांटने के लिए, वैसे हमारे वो आज भी लूटने बांटने के लिए कानून बन रहे हैं। एक कानून क्या बनाया कि कृषि आय, खेती से आय इनकम टैक्स से फ्री होगी। अब किसान तुम्हारे बड़े खुश हो गए, देखो हमारे भले के लिए कानून आ गया जी, बहुत बढ़िया कानून आ गया। अरे भैया, किसानों के लिए बना ही नहीं है, वो बना कैसे समझिए। हमारे ये सफेद पोश 100 करोड़ 1000 करोड़ कमाते हैं। मान लो 100 करोड़ कमाया, 10 करोड़ से जमीन खरीद लिया, 10 एकड़ जमीन, और बाकी का 90 करोड़ उसको कृषि आय घोषित करके सारा का सारा पैसा वाइट कर लेते हैं। एक पहले मंत्री थे गुरुदेव, वो खेत खरीदने में उनको डिले हो गया, तो उन्होंने गमले में गोभी बनाया, गोभी पैदा किया। याद है गमले गोभी वाले? और गमले में गोभी पैदा करके बोले कि हमने गमले में 12 करोड़ की गोभी पैदा कर लिया। और वो वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री। ऐसे सड़े सड़े कानून बनाए हुए, ऐसे सड़े सड़े कानून बनाए। आज की डेट में चारों तरफ आपको इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, लॉ कॉलेज खुल रहा है। ये किसका खुल रहा है सबको पता है। काला धन को खपाने का सबसे, देखो ये हमारे भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं, इनको सब ऊपर तक की बात पता है। काला धन खपाने का सबसे बढ़िया तरीका, जमीन खरीद लो और उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बना दो, 100 करोड़ का कॉलेज बना दो, 100 करोड़ का आपका काला धन खप गया। अब उसके बाद जितनी फीस आएगी वो सारे की सारी व्हाइट हो गई। हॉस्पिटल बना लो काले धन से, और उसके बाद जितना पैसा आएगा उसको नंबर 1 में ले लो, हो गया आपका सफेद, काला का सफेद हो गया। ये तरीका बन गया। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है गुरुदेव, इसको समझिए आप। दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर पकड़ा गया, यादव पूरा नाम कुछ है, नारकोटिक डिपार्टमेंट में था। उसका काम था ड्रग खत्म करना, ड्रग को रोकना। उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। अगर उसने एक ड्रग स्मगलर से 1 लाख रुपए लिया तो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में उसने कम से कम 10,000 ड्रग स्मगलर से पैसा लिया। और जब ड्रग स्मगलर 1 लाख रुपए इंस्पेक्टर को देगा तो पहले तो वो 50 पुड़िया बेचने वाला था, अब वो 100 पुड़िया बेचेगा, क्योंकि जो 1 लाख दे चुका उसको भी तो निकालना उसको। इसका मतलब उस एक इंस्पेक्टर के कारण 10 लाख घरों में नशे की पुड़िया पहुंच गई। तेलंगाना का एक डिप्टी एसपी पकड़ा गया, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर उसने 1 लाख रुपए लिया एक आदमी से, इसका मतलब उसने 20,000 गलत काम किए। पंजाब में डीआईजी पकड़ा गया, भुल्लर, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी। अगर एक गलत काम के लिए 1 लाख लिया, इसका मतलब उसने 25,000 गलत काम किए। कानपुर का एक डिप्टी एसपी पकड़ा गया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसने 10,000 गलत काम किए। और बाकी जगह तो चलो दरोगा और डिप्टी एसपी पकड़े गए, मध्य प्रदेश में तो गुरुदेव कमाल हो गया, एक सिपाही पकड़ा गया, उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी। और 250 करोड़ कहां? सिपाही कौन से डिपार्टमेंट का? थाने का नहीं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का। इस सोचिए 250 करोड़ कमाने में कितने उसने जो गौ तस्करों को छोड़ा होगा, कितने मानव तस्करों को छोड़ा होगा, कितने हथियार तस्करों को छोड़ा होगा, कितने नशा तस्करों को छोड़ा हो गया। 250 करोड़ इतना आसान थोड़ी होता है। इसलिए मैं कहता हूं भारत को जो सबसे बड़ा खतरा है वो किससे है? भ्रष्टाचार से। और भ्रष्टाचार को खत्म करना बड़ा आसान है, बहुत आसानी से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। आप इसको समझिए, हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसी सिद्धांत को लागू कर देते हैं, अभी देखिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। घूसखोरी कैश में होती है ऑनलाइन होती है? जोर से बताइए जरा। तो अब आप मैं कुछ भी बोलूं, आपको हमारे पीछे पीछे जोर जोर से बोलना है कैश में। क्या बोलना है? घूसखोरी। आवाज पीछे नहीं आ रही है, आप लोग लगता कुछ कमजोरी महसूस कर रहे हैं। घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, काला जादू, अंधविश्वास, जमाखोरी, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, हथियार तस्करी, सोना तस्करी, काला धन, आतंकवाद की फंडिंग, जिहाद की फंडिंग, मजहबी उन्माद की फंडिंग, पत्थरबाजों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, लव जिहाद की फंडिंग, घुसपैठ की फंडिंग, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, हवलदार, थानेदार, पेशकार,
तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, कमिश्नर साहब, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, जोर से, पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, सारे अपराध खत्म। कैश खत्म करो, सारे अपराध खत्म। कैश खत्म करो, भारत में राम राज्य। कैश खत्म करो, भारत हिंदू राष्ट्र। कैश खत्म करो, आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म। कैश खत्म करो, नेताओं का पाखंड खत्म। कैश खत्म करो, जासूसी खत्म, गद्दारी खत्म, सब कुछ खत्म। भारत सुरक्षित हो गया। अब आपको बताओ, पहले विकसित भारत चाहिए, सुरक्षित भारत चाहिए?